हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जून 2015 क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट्स। इवन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ एग्जाम विजुअल आर्ट्स, जेआरएफ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नेम है जेआरएफ विजुअल आर्ट। आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इवन अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं जेआरएफ के रिगार्डिंग, सारे क्वेश्चंस पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चंस पेपर के वीडियोस ज़रूर अटेंड कीजिएगा, विद डिटेल्ड है एक्सप्लेनेशन के साथ। इवन चैनल पर न्यू है सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया? किसने किया और कब किए? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय या फिर राजा रवि वर्मा। सो यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है डी, राजा रवि वर्मा। कब? 1894 में इन्होंने ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन इस्टेब्लिशमेंट किए थे। 19वीं सेंचुरी, दैट मीन्स 1894, 19वीं सेंचुरी ही शुरू हो जाता है। और पहली पेंटिंग प्रिंट थी, प्रिंट बर्थ ऑफ शाकुंतला। ठीक, बर्थ ऑफ शाकुंतला इनकी पहली प्रिंटिंग है, ओलियोग्राफी प्रिंटिंग 1894 की, आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की। इन्होंने मुंबई के घाटकोपर प्लेस पर एक इस्टेब्लिशमेंट किए थे लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का, फर्स्ट टाइम इंडिया में। लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की पहली बार स्टार्टिंग राजा रवि वर्मा को ही कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग अम्ल का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रेस में होता है? स्ट्रॉन्ग अम्ल का यूज किस प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं? लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, एचिंग या फिर ऑफसेट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अम्ल के बारे में बात हो रही है तो एचिंग करेक्ट हो जाएगा। एचिंग दैट मीन्स अम्लांकन हिंदी में इसे कहते हैं। एचिंग बेसिकली स्टार्ट हुआ था जर्मन में, 1515 का टाइम ड्यूरेशन था। इसमें एसिड का यूज़ किया जाता है। इसकी एक प्रोसेस है, विद डिटेल प्रोसेस का मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अभी देखिए एचिंग का टाइम ड्यूरेशन, सिल्क स्क्रीन का भी याद रखिएगा 1904 है, और लिथोग्राफी 1798 सर सेनेफेल्डर के थ्रू। सोमनाथ होर प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध थे सोमनाथ होर? ही वॉज ए आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर, इवन स्कल्प्टर भी रहे थे। सो राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी, क्योंकि सोमनाथ होर बेसिकली इन्होंने कार्यकर्ता, कलाकार, प्रिंट मेकर और स्कल्प्टर आर्टिस्ट भी रहे थे। अच्छा, सोमनाथ होर ने पेपर पल्प की इन्वेंशन किए थे। पेपर पल्प पूछा जाता है, जेआरएफ एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पेपर पल्प में इन्वेंशन, पहली बार शुरुआत इसका खोज किसने किया? पेपर पल्प में फर्स्ट टाइम क्रिएटिविटी दिखाए थे आर्टिस्ट सोमनाथ होर। और कौन सी प्रिंट मेकिंग बनाए थे? वुड सीरीज, वुड सीरीज या फिर वुड श्रृंखला। सोमनाथ होर की बहुत फेमस है वुड श्रृंखला, इवन इसके पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट क्या है और क्या टाइम ड्यूरेशन था, ये भी बताइए। भारत का प्रथम जनरल, भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत के कलाकारों का प्रथम मिलन या फिर पश्चिमी बंगाल का प्रथम कला प्रदर्शन। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1780। बंगाल गजट न्यूज़पेपर है फर्स्ट इंडिया का। टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना है आपको, 1780। एचिंग एक भाग है, एचिंग किसका एक भाग है? इंटैग्लियो, वुड कट, लिनो कट या फिर लिथोग्राफी। देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देयर आर 4 प्रोसेस इन प्रिंट मेकिंग। लाइक अगर आप पेंटिंग के फील्ड से हैं तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा विद डिटेल्ड। इवन मैं यहाँ जितना भी अटेम्प्ट आपके साथ शेयर करूँगी, ये सारे लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वो लाइन्स हैं जो एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए रिलीफ, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलीफ में, रिलीफ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो रिलीफ के अंतर्गत आ जाएगा वुड कट और लिनो कट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटैग्लियो, इंटैग्लियो इन
7 प्रोसेस, वो 7 प्रोसेस कौन कौन से हैं? लाइक आपको रिलीफ में पता चल गया कि वुड कट और लिनो कट की जो स्टडी है वो रिलीफ में है। इंटैग्लियो में 7 प्रोसेस है, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वा टिंट, मेजो टिंट एंड विस्कोसिटी एंड द लास्ट वन इज कोलोग्राफी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए प्लेट इंग्रेविंग, इसका इन्वेंशन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1430 जर्मन में। ड्राई पॉइंट एक पुस्तकालय के मालिक के द्वारा शुरू हुआ है 1480 में। एचिंग अम्लांकन 1515 में जर्मन में शुरू हुआ था। एचिंग अम्लांकन किसके थ्रू? डैनियल विल्सन के थ्रू। और इंडिया में पहली बार मुकुल चंद्र डे ने एचिंग पद्धति में काम किए। नेक्स्ट है एक्वाटिंट। एक्वाटिंट का जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 1642। 1642 रहेगा। 1642 एक्वाटिंट का टाइम ड्यूरेशन है। कहीं कहीं पे 1648 भी मिल जाता है, तो मैं दोनों आपको बता देती हूँ। 1642 और 1648 दोनों टाइम याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट कीजिएगा। किसने इन्वेंशन किया था एक्वाटिंट का? एक्वाटिंट का लुडविग ने इन्वेंशन किया। इवन जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया है कि ये लुडविग ने किसका इन्वेंशन किया? एक्वाटिंट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मेजोटिंट। मेजोटिंट का इन्वेंशन हुआ था 1768 में। 1768 में मेजोटिंट का इन्वेंशन किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट ली प्रिंस। जीन बैप्टिस्ट ली प्रिंस ने मेजोटिंट का इन्वेंशन किया। विस्कोसिटी लाइक इसका टाइम ड्यूरेशन है 1950, 1950 पहली बार इसका इन्वेंशन किए थे स्टार्टिंग सर विलियम हैटर, और इंडिया में कृष्णा रेड्डी ने। एंड द लास्ट वन इज ये कोलोग्राफी, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1955। कोलोग्राफी का इन्वेंशन पहली बार किए थे ग्लैन अल्पस, ठीक है, ग्लैन अल्पस। और इंडिया में पहली बार जगमोहन चोपड़ा ने शुरुआत किए हैं कोलोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का, सॉरी कोलोग्राफी प्रिंटिंग, हाँ प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग मशीन नहीं प्रिंटिंग। तो देखिए ये सारा जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आ रहा है? इंटैग्लियो के अंदर। और आप अपना ऑप्शन भी यहाँ देखते रहिए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पहचानिए कि ये और भी जो पार्ट है वो किसके किसके पार्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज आ जाए, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। रिलीफ इंटैग्लियो क्लियर हो गया। प्लेनोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लेनोग्राफी एंड लास्ट वन इज सेरीग्राफी, जिसे सिल्क स्क्रीन बोलते हैं। प्लेनोग्राफी बेसिकली इसमें 2 आ जाएगा, 2 पार्ट, एक लीनो कट हो जाएगा, दूसरा ओलियोग्राफी। लीनो कट का 1798 में सर सेनेफेल्डर ने शुरुआत की है। और एक ओलियोग्राफी भी है, इसका भी प्रोसेस है। सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी 1904 टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, और बेसिकली 17 टू 18 सेंचुरी का सिल्क स्क्रीन का प्रोसेस कहा जाता है। और ये डिज़ाइन वॉलपेपर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए शुरुआत की गई थी। अब देखिए ऑप्शंस करेक्ट बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इंटैग्लियो। इंटैग्लियो कैसे करेक्ट हो गया? क्योंकि ये जो एचिंग था ये इंटैग्लियो का पार्ट था। हमने बताया था ना 7 प्रोसेस होते हैं, उनमें एचिंग इंटैग्लियो में आता है। वुड कट रिलीफ में आ जाएगा। लिनो कट जो आ जाएगा प्लेनोग्राफी में आ जाएगा। लिथोग्राफी और लिनो, एक सेकेंड रुकिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ, लिनो कट और वुड कट ये दोनों रिलीफ में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों किस में आ जाएगा? रिलीफ में। एंड द लास्ट वन इज लिथोग्राफी किस में आ जाएगा? प्लेनोग्राफी में। प्लेनोग्राफी के अंदर एक लिथोग्राफी होता है, दूसरा ओलियोग्राफी होता है, ठीक है। एक दूसरे से इस तरह से रिलेट कीजिए, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करें तो 4th ऑप्शन होता है ना, चारों ऑप्शंस को देखा कीजिए कि हमने ये सॉल्व कर लिया तो इससे रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक अम्ल धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम में, या फिर नाइलो बोर्ड में, या फिर कॉपर में, या इनमें से कोई नहीं? नाइट्रिक एसिड बेसिकली यूज किया जाता है एचिंग में कॉपर प्लेट में। कॉपर प्लेट नाइट्रिक एसिड के लिए। एवं अगर जिंक प्लेट भी दे देता, जिंक प्लेट में भी नाइट्रिक एसिड का ही यूज होता है, ठीक है। यहाँ जिंक प्लेट ऑप्शन में नहीं था तो सी करेक्ट हुआ है। मानव शारीरिक गतिविधि की अभिलेखन प्रक्रिया और उस गतिविधि को डिजिटल रूप में
अनुवादित करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोटो, स्कोपिंग, मोशन पिक्चर, स्टॉप मोशन या फिर एनिमेशन। मानव शरीर की गतिविधि के बारे में बोला जा रहा है कि अभिलेख प्रक्रिया और उन गतिविधियों को डिजिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एट एनिमेशन। सिंपल तरीके से समझिए कि लाइक कोई कार्टूनिस्ट में कैप्चर करना, उसे एनिमेशन कहा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है? सादृश्य में सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का कलर कौन सा है बताना है यहाँ पर। पीला, बैगनी, पीला नारंगी, नीला नारंगी या फिर हरा लाल। सादृश्यम का कलर पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा पीला और नारंगी। पीला और नारंगी कैसे करेक्ट हो गया? देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, रेड, येलो एंड ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है। फिर एक और ट्रायंगल बनाइए, जब हमने रेड येलो मिक्स किया तो कौन सा कलर बना? ऑरेंज। जब हमने येलो और ब्लू मिक्स किया तो कौन सा कलर बना? ग्रीन। और ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बन जाएगा, या फिर वॉलेट भी कह दीजिए या पर्पल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बैगनी रंग बन गया। लाल, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। नारंगी, हरा और बैगनी द्वितीयक रंग हो गया। एक प्राइमरी और एक प्राइमरी को जब हम मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग बनता है। दैट मीन्स वन प्राइमरी एंड वन प्राइमरी मेक टू क्रिएट ए सेकेंडरी कलर्स, एंड वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी मेक टू मिक्स टू मेक ए टर्शरी कलर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया। ठीक। अब हम रेड और ऑरेंज मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? यहाँ पर बनेगा रेडिश ऑरेंज। ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज। प्राइमरी को आपको आगे रखना है, सेकेंडरी को आगे रखना है। इस तरह से 3 प्राइमरी हो जाते हैं, 3 सेकेंडरी हो जाते हैं और टोटल 6 टर्शरी कलर्स हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सादृश्य कलर पूछा गया था। सादृश्य मतलब समानता वाले कलर, सिमिलैरिटी वाले कलर। ठीक। यहाँ पे मैं सादृश्य के साथ साथ आपको अपोजिट कलर भी अभी बताऊंगी। देखिए, ये रेड कलर है हमारा। ठीक। ये ऑरेंज है, ये एक दूसरे का सादृश्य कलर हो गया। ये येलो कलर हो गया और ये ऑरेंज हो गया, ये भी एक दूसरे का सादृश्य कलर है। यहाँ पर देखिए, पीला और बैगनी सादृश्य हो पा रहा है। बैगनी यहाँ हो गया, पीला यहाँ हो गया, तो ये दोनों कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नीला और नारंगी, भाई ये नीला हमारा यहाँ पर है और बैगनी हमारा यहाँ पर है। सॉरी, एक सेकेंड, नीला यहाँ पर है और नारंगी पूछा जा रहा है, नारंगी हमारा यहाँ पर है। ये दोनों का कोई कनेक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, सादृश्य में नहीं आएगा। हरा और लाल ये तो अपोजिट कलर है, ये भी सादृश्य में नहीं आएगा। सो यहाँ राइट आंसर हो गया बी। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह से हो गया, किस तरह से हुआ, समझ आ गया ना। अगर देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और पीला और नारंगी ऑप्शन में ना दिया रहे, सपोज कीजिए दे दिया जाए बैगनी और लाल, बैगनी और लाल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बैगनी और ब्लू ये भी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी और हरा ये भी करेक्ट हो जाएगा। हरा और पीला ये भी करेक्ट हो जाएगा। पीला और नारंगी ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये फैमिली कलर्स हो गए। जैसे हम यहाँ पे रेड कलर ले लिए, अब रेड के बगल में कौन सा कलर आ रहा है? रेड के बगल में इधर आ जाएगा ऑरेंज और इधर आ जाएगा वॉलेट। ठीक है। तो जो सेकेंडरी कलर बगल बगल में होते हैं वही करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको अपोजिट कलर बता देती हूँ। रेड के सामने ब्लू कलर है, रेड के सामने ये ग्रीन कलर है, तो ये रेड का अपोजिट हो गया ग्रीन। ब्लू के सामने है ये ऑरेंज कलर, ब्लू के सामने है नीले के सामने नारंगी, तो नारंगी अपोजिट कलर हो गया। येलो के सामने पर्पल है, दैट मीन्स येलो का अपोजिट कलर हो गया पर्पल। ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर भी क्लियर हो गया, सेकेंडरी भी क्लियर हो गया, टर्शरी भी क्लियर हो गया, उसके बाद अपोजिट कलर भी क्लियर हो गया, इवन आपका ये वाला सादृश्य वाला भी कलर, सिमिलैरिटी वाला कलर भी क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मेरा देखिए इतना डिटेल में बताने का मेन मकसद ये था कि अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए, आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं, कुछ आपको अच्छा लगा होगा जब भी आप आए हैं क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो मैं इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज दूं जिससे आपके ये वाले क्वेश्चंस नहीं भी सेम एज इट इज आए, तो इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग अगर थोड़ा भी टर्म्स चेंज हो जाए तो आप क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक्सल का मतलब क्या होता है? पिक्सल बेसिकली होता क्या है? एज्यूम कीजिए लाइक हमारा ये स्क्रीन है, फोन का, मोबाइल का स्क्रीन होता है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई फोटोज क्लिक करते हैं तो उससे देखते हैं, जूम करते हैं कि इसका पिक्सल फट तो नहीं रहा है। तो पिक्सल का मतलब क्या हो गया? डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अंश, सबसे छोटे अंश, एक डॉट। कभी भी आप अभी फ्री हो जाइए, जैसे लाइक अभी ये वीडियो मेरा आप देख रहे हैं, उसके बाद जब अपना स्क्रीन ऑफ कीजिए फोन का, तो आप कोई फोटो गैलरी से उठाइए और उसको जूम कीजिए, तो देखिए डॉट डॉट्स डॉट्स कभी कभी फटने लगते हैं फोटोज। तो डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अंश को कहा जाता है पिक्सल। कहते हैं ना, कभी पिक्सल फट तो नहीं रहा है पिक्चर का, मतलब छोटा अंश उसका खराब तो नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी। IS, एक पुस्तक में शब्द संग्रह किससे संबंधित है? एक पुस्तक है, उसमें शब्द संग्रह किससे संबंधित है? निदर्श चित्र से, या फिर टेक्निक शब्दों से, छायाचित्रों से, या फिर आलेखों की सूची से? पुस्तक में शब्द संग्रह के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स टेक्निकी शब्दों की सूची में, तकनीकी शब्दों की सूची। द रिवर आयरन ऑक्साइड में एक्रेलिक कलर्स में किसने बनाई? प्रवीर गुप्ता, अर्पिता सिंह, नालिनी मालिनी, या फिर बद्रीनाथ नारायण? द रिवर बहुत फेमस है प्रवीर गुप्ता की। अब मटेरियल भी याद रखना है, किसमें? आयरन, आयरन ऑक्साइड में बनाई गई है। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया? द रियलिटी ऑफ विजन, आर्टिस्ट राजीव लोचन के थ्रू। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किए? अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, सुनैना देवी, या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार? पोर्ट्रेट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड बहुत फेमस पेंटिंग थी, आर्टिस्ट गगनेन्द्र नाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के चित्र तैलचित्र के साथ मिट्टी को भी मिश्रित किए थे? द ओल्ड गिटारिस्ट, गुर्निका, मेडिलन एंड गिटार, या फिर ब्लू न्यूड? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। इन्होंने इस मटेरियल का यूज किए थे पैब्लो पिकासो मेडोलिन एंड गिटार में, तैल चित्र के साथ मिट्टी का मिक्स किए थे। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं घनवाद। घनवाद शुरू कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1925 तक चला था पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और बेसिकली यहाँ पे 1912 में कोलाज का इन्वेंशन हुआ। इवन यहाँ पर एनालिटिक और सिंथेटिकल क्यूबिज्म में भी काम किया गया है और घन और शंखों को कैप्चर किया गया है। जन्मदाता पैब्लो पिकासो कहे जाते हैं। अदर आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्राक, फर्नालेजे एंड हानग्रिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी किए थे? ये सारे मटेरियल्स को यूज किए थे अनटाइटल्ड पेंटिंग में आर्टिस्ट अतुल डोडिया ने। इवन ये एज इट इज गवर्नमेंट जॉब में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, अतुल डोडिया ने।
नियोप्लास्टिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है? जॉर्ज स्यूरेट, रफेल सेंजनी या फिर ब्रिगेड रिले, पिएट मोंद्रियान। डे स्टाइल नियोप्लास्टिसिज्म को डे स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। पिएट मोंद्रियान, ने एक पेंटिंग बनाई थी लाइक खड़ी और पड़ी रेखाओं में, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेप में। लाइक ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला जो शेप है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। इस तरह से पेंटिंग बनाए थे पिएट मोंद्रियान। खड़ी और पड़ी रेखाएं पूछी जाती है कि खड़ी और पड़ी रेखाओं में किसने काम किया? पिएट मोंद्रियान ने। इवन इन्होंने प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स का भी यूज किया। ये जो खड़ी और पड़ी रेखाओं में पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है इस तरह से कंपोज्ड है और प्राइमरी और एक्रोमेटिक कलर्स का यूज किए थे। प्राइमरी कलर्स में आ जाता है रेड, येलो और ब्लू। एक्रोमेटिक कलर्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दैट मीन्स काला और सफेद जो होता है वो तटस्थ रंग होता है और प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला होता है। बेसिकली पिएट मोंद्रियान ने इन कलर्स को यूज करके ये एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन बनाए थे। इवन पिएट मोंद्रियान को पता है फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी कहा जाता है, पिएट मोंद्रियान और वेस्ली कंडेंस्की, इन दोनों लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिहर का पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है? हरिहर आर्क पितामह, हरिहर का यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए हरि कौन है? हरि हो गए विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी हरि हो गए। देन हर हो गए शिव जी। आर्क किसे कहते हैं? कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, तो कोणार्क जो पीछे का आर्क होता है, आर्क का मतलब होता है सूर्य भगवान, सूर्य जी। और लास्ट हो गया पितामह, पितामह किसे कहा जाता है? पितामह कहा जाता है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है। सो अब अरेंज कीजिए कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शिव, और सूर्य ब्रह्मा। बी इज द राइट आंसर। विष्णु जी, शिव जी, उसके बाद सूर्य, देन ब्रह्मा जी। ओके, राइट आंसर इज बी। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ ये सब स्कोरिंग मार्क्स है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जैव की प्रिपरेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंडियन आइकोनोग्राफी क्लियर करना है। इंडियन आइकोनोग्राफी में आप जितने भी हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड गॉडेस हैं उनके सवारी के बारे में, जैनिज्म जो जैन तीर्थंकर होते हैं, 24 जैन तीर्थंकर होते हैं, उनके सवारी के बारे में। इवन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और 23वें नंबर वाले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनकी सवारी जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जो मेन, पूरे 24 तीर्थंकर नहीं लेकिन 7-8 तीर्थंकर है जिनके सवारी को भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती लेकिन वीडियो बड़े हो जाएंगे। वैसे मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं तीर्थंकर से रिलेटेड, आप जरूर देख लीजिएगा। हिंदू माइथोलॉजिकल, जैनिज्म माइथोलॉजिकल और बुद्धिज्म माइथोलॉजिकल, इनके वाहन के बारे में डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, वाहन वगैरह पूछा जाता है या स्कोरिंग मार्क्स से आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन 20। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज टेक्निक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित हुए? देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी फेमस आर्टिस्ट रहे थे, नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं, नंदलाल बोस के स्टूडेंट है। इवन नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है, ठीक है। तो नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी बेसिकली भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे। इनके ऊपर द इनर आइज एक मूवी बनाई गई है, द इनर आइज, सत्यजीत रॉय ने। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थे? कोलाज टेक्निक। तो अब आप यहाँ पे जल्दी से 4 ऑप्शन में देखिए कि 1912 ईस्वी में कोलाज का इन्वेंशन किस कला आंदोलन में हुआ था? 1912 ईस्वी में घनवाद में ये कोलाज का इन्वेंशन हुआ था। तो कोलाज टेक्निक किस आधुनिक कला से, पाश्चात्य कला से प्रेरित रहे थे? घनवाद से, ठीक है। यहाँ पे घनवाद
राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। जैसे देखिए कोलाज के बारे में बात किया गया है, तो कोलाज का काम हुआ था धनबाद में, तो धनबाद राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा कोटेशन गलत है, मतलब कौन सा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अंकोर वाट कंबोडिया में है, प्रखंड स्तूप इंडोनेशिया में है, स्वयंभूनाथ श्रीलंका में है और श्वेदांगर म्यांमार में है। यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा कौन सा वाला रॉन्ग हो जाएगा। हम्म अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कंबोडिया में है, और नेक्स्ट है प्रखंड इंडोनेशिया में है, और शंभुनाथ कहाँ पर है, श्रीलंका में है। शंभुनाथ श्रीलंका में नहीं है। देखिए कंबोडिया का सही है, अंकोर वाट कंबोडिया में है, ठीक है। और इंडोनेशिया में प्रखंड का स्तूप है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। म्यांमार में क्या है, श्वेदांगर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन शंभुनाथ कहाँ पर है, ये शंभुनाथ तो ये है काठमांडू, काठमांडू नेपाल में, नेपाल में। सो राइट आंसर इज सी। क्लियर। ये 4 ऑप्शंस भी आपको याद रखना है। इवन इसके पिक्चर भी आप एक बार देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है। मथुरा, सारनाथ, गांधारा या फिर अहिछद्र। राइट आंसर इज डी, अहिछद्र नहीं है। कैनन शब्द का ग्रीक कला में पहली बार यूज किसने किया था। पॉलीक्लेटस ने, ठीक है, पॉलीक्लेटस ने। निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। छत के लिए क्या प्रयुक्त होता है भारतीय कला में। नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका या फिर हर्मिका। सो हियर द राइट आंसर इज ए, नाभिचंद्र। सोपान सीढ़ी को कहते हैं, वेदिका बोली जाती है इसको अंड भाग को, नहीं सॉरी अंड भाग को, इसको वेदिका बोली जाती है। जो अंड भाग के नीचे वाला ये होता है एरिया, इसे वेदिका बोली जाती है। उसके ऊपर अंड भाग बनता है, फिर इसे हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका पूछा जा रहा है तो इसे हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पर जो बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गर्भगृह होता है, मस्जिद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे नमाज होती है, लाइक उसी तरह इनमें बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा हर्मिका को पवित्र माना जाता है। पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं तो पवित्र हर्मिका को माना जाता है। फिर हर्मिका के ऊपर यष्टि होती है इस तरह, इसके ऊपर छत्रावली ऐसे बनाई जाती है। देन लास्ट में तोरण द्वार होते हैं, टोटल 4 तोरण द्वार होते हैं। उसके बाद इसके पीछे एक और तोरण द्वार हो जाता है, और प्रदक्षिणा पथ एंड में, चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाई जाती है। क्लियर। तो आपको वेदिका भी पता चल गई, इस अंड भाग के नीचे वाले एरिया को वेदिका कहते हैं। हर्मिका भी क्लियर हो गया, इसे हर्मिका कहते हैं। सोपान भी पता चल गया, सीढ़ियों को कहते हैं। नाभि चंद्र किसे कहते हैं, तो छत को नाभि चंद्र कहते हैं। किसमें, भारतीय कला में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है। कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का, जैन तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर होते हैं, और पार्श्वनाथ कौन से नंबर पर आते हैं, 23 नंबर पे आते हैं। पता है एज इट इज अभी ये 2022 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्श्वनाथ की सवारी बताइए। तो राइट आंसर इज सी, बी, सर्प है, सांप है पार्श्वनाथ की सवारी। और सिंह किसका है, तो महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, उनका सिंह सवारी है। और ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर है, उनकी सवारी है वृषभ, वृषभ, ठीक है। प्राचीन ग्रीक स्त्री और है,
होई, एथेना एथेनातोई, या फिर पोसिडोन एंड एथेना, हर्मिस एंड नाइक, या फिर कोरस एंड कोरो। प्राचीन ग्रीक में फीमेल और मेल जो स्कल्प्टर होते हैं मूर्तियां, उनको कहा जाता है कोरस एंड कोरे। ठीक है। ट्रैम्प ऑफ लेबर बहुत फेमस स्कल्प्टर है। इवन मरीना बीच चेन्नई में भी बनाई गई है, मरीना बीच चेन्नई, और नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी बनाई गई है। कौन सा आर्टिस्ट की ये फेमस पेंटिंग है? आर्टिस्ट देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ही वॉज द फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, एक फेमस मूर्तिकार थे। इन्होंने पेंटिंग भी बनाए हैं, लेकिन ज्यादा इनको विख्याता लाइक बेस्ट ऑनर दिया गया है किसमें? मूर्तिकार में। मिट्टी के बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी? विधि अपनाई जाती है, ये विधि अपनाई गई थी सफाई के लिए। लेविटेशन, लेविगेशन, लेसिनिएशन, या फिर लेसिसेशन। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लेविगेशन। ठीक है, लेविगेशन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना नियर अबाउट ये ऑप्शंस है। इस तरह दे दिया है कि अगर किसी को याद भी रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे लेविटेशन हुआ था, हमने पढ़ा था, ये लेविगेशन, तो लेविगेशन। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी कृति ऑगस्ट रॉडिन की है? ग्रेट हॉर्स, द थिंकर, क्यूबिसिटी, या फिर रिकंजेक्ट फिगर। ऑगस्ट रॉडिन की बहुत फेमस है द थिंकर। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में से कौन सी मूर्ति मौजूद नहीं है? देखिए यहाँ कौन कौन से स्कल्प्टर है। शेषाशायी विष्णु की भी है, महिषासुर मर्दिनी की भी है, और गजेंद्र मोक्ष की भी है। एक सेकेंड, नर नारायण की भी है, महिषासुर मर्दिनी की नहीं है, महिषासुर मर्दिनी की नहीं है। क्लियर? शेषाशायी विष्णु, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति है, लेकिन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति नहीं है। लिनोकट का सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले हमने एक लिनोकट शीट ले ली। किस लिनोकट शीट होती किसकी है? तो लेदर। ठीक है, लेदर या फिर रबर की होती है। रबर की, ब्लैक कलर्स की होती है। इवन अब तो कलरफुल भी मिलने लगे हैं। जब हमने इसमें ट्राई किया था तो ब्लैक कलर में किया था, ब्लैक कलर की। चलिए देखिए, इसका अरेंज करना है लिनोकट का सीक्वेंस। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ये लिनोकट शीट ले ली। ठीक, इस लिनोकट शीट को लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केचिंग करेंगे। कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बन गया कुछ भी। उसके बाद स्केचिंग करने के बाद इसमें इंग्रेविंग करेंगे। इंग्रेविंग किससे करेंगे? लिनोकट का टूल्स आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का टूल्स होता है, गाउस, जिसे यू और वी शेप में, एक यू शेप में होता है और एक वी शेप में होता है। अगर आपने यूज़ किया तो आपको पता भी होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है सबसे पहले हमने लिनोकट शीट ली, उसके ऊपर हमने स्केचिंग किया, देन हमने इस टूल्स के थ्रू यहाँ पे इंग्रेव करना शुरू कर दिए, इंग्रेव कर रहे हैं। अब इंग्रेविंग करने के बाद इंकिंग अप्लाई करेंगे। इंकिंग किससे अप्लाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रोलर। इस तरह का रोलर होता है, इस रोलर्स के थ्रू इंक लगाएंगे इस रोलर में, और फिर इस रोलर को यहाँ पर उठाकर रखेंगे और इंक लगाएंगे। जब हमने अच्छे से पूरे सरफेस पे इंक लगा दिया, इंक लगाने के बाद प्रिंटिंग लेंगे। प्रिंटिंग किस में लेंगे? प्रिंटिंग मशीन होती है और पेपर होता है। इस पेपर को इस लिनो शीट पे रखा जाता है और उसके ऊपर मशीन में डाल दिया जाता है। और जब मशीन इस तरह की रोटरी टाइप में होती है, दोनों इस तरह से, और यहाँ पर जब जाएगा पेपर, दोनों को प्रेस करने पे इम्प्रेशन इस पेपर पर आ जाता है, इंग्रेविंग में जो लिनो कट में प्रिंटिंग रेडी होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है, सबसे पहले हमने स्केचिंग किया, देन इंग्रेविंग किया, इंकिंग किया, एंड द लास्ट वन इज प्रिंटिंग। ओके, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ऑफसेट प्रिंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, स्केचेस रेडी करते हैं, मेटल प्लेट के ऊपर रबर ब्लैंकेट लगी हुई होती है साइड में, फिर इंक लेते हैं, इंक का इम्प्रेशन पेपर पर ले लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 33 है, ठंडा से गर्म की तरफ कलर्स को पहचानना है। सबसे पहले देखिए, रेड वो वार्म कलर कौन कौन से होते हैं और कूल कलर कौन कौन से होते हैं। गर्म रंग होते हैं जो सूर्य के पास वाले कलर होते हैं, आग के पास वाले। अब आप कभी आग को देखिएगा या फिर सूरज को देखिएगा तो एज्यूम कीजिए कौन कौन से कलर्स होते हैं। लाइक रेड कलर्स होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, ये सारे कलर्स किसके पास होते हैं, सूर्य के पास। तो ये कौन से कलर हो गए, इनको देख के गर्मी लगती है, तो जब गर्मी लग रही है दैट मीन्स ये गर्म रंग है। अब कूल कलर्स कौन से होते हैं, आपने ग्रीन कलर देखा, आंखों को सुकून मिला। और आपने स्काई, फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए आपने स्काई देखा, वाटर देखें, ये सारी चीजें, जैसे हिली स्टेशन जाइए, वहां पे देख के कितना रिलीफ, आंखों को सुकून मिलता है। ग्रीनरी देख के कितना रिलीफ फील होता है। तो ये सारे कलर्स कूल के डायरेक्शंस पे आ जाएंगे। लाइक ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया या फिर वॉलेट हो गया, और रेड, येलो और ऑरेंज ये वार्म के डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो यहाँ पूछा जा रहा है कि ठंडे से गर्म की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप ठंडे कलर को चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में डायरेक्टली दे दिया है नीला और हरा, यहाँ पर दिया है लाल और पीला, ये तो गर्म रंग हो गया। यहाँ पर है ग्रीन और सिंदूरी, दूसरा है सिंदूरी, तीसरा है लाल पीला। यहाँ सिर्फ एक ही ग्रीन है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा ब्लू भी रहना चाहिए था। पीला, लाल, सिंदूरी, हरा। हरा बिल्कुल पीछे दे दिया गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हरा ठंडा रंग है। ठंडे से गर्म रंग की तरफ जाना है तो सबसे पहले हम चूज करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर, देन ग्रीन, फिर रेडिश और रेड, प्योर रेड। नीला, हरा, सिंदूरी और लाल कलर। ठीक है, नीचे दिए गए विज्ञापन माध्यमों को उनके सही ऐतिहासिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले शुरू में क्या हुआ था, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट जिसका टाइम है 1780, सबसे पहले बंगाल गजट, देन रेडियो। ठीक है, रेडियो के बाद क्या आया, टेलीविजन आया। टेलीविजन के बाद इंटरनेट, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो इंटरनेट सबसे लास्ट में आया है। राइट आंसर हो जाने वाला है अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। ठीक है, राइट आंसर इज सी। निम्न में से प्रोडक्ट स्टडीज को एनालाइज करना है। ये वाला क्वेश्चन एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले एक्चुअल मार्केट, देन सेलिंग पॉलिसी मेथड्स, देन सेल्स प्रमोशन। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हिंदी में बहुत प्योर दे देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आर्टिस्ट, देन आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर सबसे लास्ट में हो जाते हैं। यहाँ पर डी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आर्टिस्ट है, फिर आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर और क्रिएटिव डायरेक्टर। देखिए हिंदी और इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम दे दिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्योर हिंदी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने वो वाला भी देख लिया। सो यहाँ पर वास्तविक बाजार, विक्रय नीति प्रणाली और विक्रय संवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले जियोत्तो हो जाएंगे, अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं जियोत्तो। जियोत्तो के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। फिर मिस जियोत्तो जो है ये रिनेसा आर्ट का मतलब प्रथम आर्टिस्ट कहे जाते हैं, और ये इन्होंने मेसाचियो और माइकल एंजिलो, पीटरो डेरा कांतोनो, हाँ ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। पेंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले देखिए पेंटिंग पहचानिए कौन किसकी है। ये हो जाएगा स्टोन ब्रेकर, किसका है, स्टोन ब्रेकर है
ग्यूस्टर कॉर्बेट का, ग्यूस्टर कॉर्बेट बिलोंग करते हैं, ग्यूस्टर कॉर्बेट लाइक रियलिज्म आर्ट मोमेंट्स, रियलिज्म आर्ट मोमेंट्स। नेक्स्ट है वाटर लिली, बहुत फेमस है, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट बनाए थे, इम्प्रेशनिज्म प्रभाववादी कलाकार बनाए थे, क्लाउड मोनेट, ठीक है, क्लाउड मोनेट जिनको बोलते हैं क्लाउड मोने, मोने। लेस लेसेंस डी एवेग्नांग जिसे बोलते हैं अविन्यो की स्त्रियां, हिंदी में इस पेंटिंग को बोलते हैं लेमासेस दी एवेग्नांग को अविन्यो की स्त्रियां। ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट चला था, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1907 में, 1907 की ये प्रथम पेंटिंग कही जाती है अभिनय की स्त्री वाली। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड बहुत फेमस रही है जैकोमो बोल्ला की, ठीक है, याद रखिएगा जैकोमो बोल्ला। एज ए टेस्ट एग्जाम में आई थी, पूछा गया था कि ये पेंटिंग किसकी है, जैकोमो बोल्ला की फेमस पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। अब यहाँ पर अरेंज करते हैं, सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब ए कैसे करेक्ट हुआ, स्टोन ब्रेकर्स रियलिज्म आर्ट मूवमेंट सबसे पहला मूवमेंट है, वाटर लिली दूसरा आ जाता है, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट क्यूबिज्म 1907 में शुरू होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जैकोमो बोल्ला सबसे लास्ट में, ठीक है, ए करेक्ट है। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू आर्ट मूवमेंट, लाइक दादाइज्म में, बरूक आर्ट, मैनरिज्म में, इम्प्रेशनिज्म। मैं तो ऐसे ही लगा दे रही हूँ लेकिन फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट आंसर डी हो जाएगा। कैसे डी हो गया, तो देखिए मैनरिज्म का टाइम ड्यूरेशन था 1532 15 1580, क्लियर। मैनरिज्म इटली में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है बरूक आर्ट, इटली में शुरू हुआ था। जब मैनरिज्म एंड होता है जस्ट बरूक आर्ट शुरू हो जाता है 1600 टू 1750, क्लियर। नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लाइक 1870 और एंड हुआ था 1890, 20 साल तक ये कला आंदोलन चला। एंड द लास्ट वन इज दादा स्मार्ट मूवमेंट, ज्यूरिच में स्टार्ट हुआ था 1916 में, वर्ल्ड वार का रिवोल्यूशन था तो आर्टिस्ट ने काफी डिफरेंट पेंटिंग बनाई। अब मैंने बता दिया टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये आर्ट मूवमेंट। अब यहाँ के जन्मदाता भी बता देती हूँ, साथ के साथ आपका वो भी तैयार हो जाएगा। मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट के जन्मदाता कहे जाते हैं, लाइक ये रफेल के अनुयायियों ने, जो रफेल के स्टूडेंट थे उन लोगों ने मिलकर ये आर्ट मूवमेंट का क्रिएशन किए थे। यहाँ पे कॉन्स्ट्रोपोस्ट्रो टेक्निक का यूज किया गया था, दैट मीन्स लहराती हुई बल खाती दीप शिखा, मतलब एक ही पैर के मूवमेंट पर कंपोज किया गया था फिगरेटिव फॉर्म को, ठीक। और कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेफ गोल्लो, अंकोबोडिया। एंड द नेक्स्ट वन इज बरूक आर्ट, बरूक आर्ट का एग्जैक्ट टाइम था इटली में शुरू हुआ था। इसके फाउंडर कहे जाते हैं कैरावेजो, कैरावेजो जन्मदाता कहे जाते हैं। बरूक आर्ट में बेसिकली ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया गया है, लाइटर शेड को। इवन यहाँ पर लाइक जो पेंटिंग वगैरह बनाई गई है उसमें दिखाया गया है वास्तविकता से ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई गई, एक भ्रम पैदा किया गया है। यहाँ के बहुत फेमस मूर्तिकार है बर्नीनी, बर्नीनी की मूर्ति को बहुत अच्छे से सारी मूर्ति को याद कीजिएगा, जितनी भी मूर्ति अभी तक बर्नीनी की इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम में आई है, जेआरएफ एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज्म, इसका टाइम ड्यूरेशन 1870 टू 1890। बेसिकली इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में क्या होता है, आर्टिस्ट ने विविग और कलर को कैप्चर किया है, ब्रोकन कलर्स को कैप्चर किए हैं। जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट। अदर आर्टिस्ट है मैने, मोने डिगास, सिस्ली पिसारो एंड फीमेल आर्टिस्ट है बर्थ मरीसा। एंड द लास्ट वन इज दादा इसमें ज्यूरिच में स्टार्ट हुआ था 1916। इसके फाउंडर कहे जाते हैं मार्शल ड्यूशम, मार्शल ड्यूशम फाउंडर कहे जाते हैं। यहाँ पे इसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है कि इंस्टॉलेशन का शुरुआत भी यहीं से हुआ। एंटी आर्ट के नाम से भी दादाइज्म आर्ट मूवमेंट को जाना जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मौर्य डायनेस्टी के किंग को सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन हो जाएंगे, बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक और दशरथ फिर लास्ट में आ जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। ए इज द राइट आंसर, ओके। तृतीय दैट मीन्स मूर्ति। सबसे पहले पिएटा हो जाएगा, देन रोडिनी पिएटा, पिएटा रोडिनी पिएटा, डेविड और बैटल ऑफ द
सेंटोर्स। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है आर्टिस्ट का। सबसे पहले आ जाएंगे मार्शल डिशम, बिलोंग करते हैं दादा स्मार्ट मोमेंट से। ठीक है, ब्रांकोसी सबसे पहले आ जाएंगे, ब्रांकोसी, देन मार्शल डिशम, व्लादिमीर टैटलिन और क्लाउड ओल्डसबर्ग। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है मूर्ति कलाओं का। सबसे पहले हो जाएगा अवलोकितेश्वरा। ठीक है, देन सेकंड पर आ जाएंगे बुद्ध, कुर्कीहार, अवलोकितेश्वरा, अलची, एंड द लास्ट वन इज बाहुबली श्रवणबेलगोला। देखिए अवलोकितेश्वरा दो पूछा गया, एक है रत्नगिरी, दूसरा है अलची। पहले रत्नगिरी का था, अलची का बाद में था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। मूर्तिकार का निकोला पिसानो, जोकोपो डेला क्वेर्सिया, लोरेंजो गिबर्टी या फिर एंटोनियो रासे लिनो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैप्चर करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पे निकोलस पिसानो। सबसे पहले निकोलस पिसानो आ जाएंगे, देन जैकोपो डेला क्वेर्सिया, लोरेंजो गिबर्टी एंड द लास्ट वन इज एंटोनियो रासेलियो रासेलिनो। अजप्शन एंड रीजन। अजप्शन में पूछा जा रहा है कि मूवेबल टाइप को मूव, कट या पेस्ट करने की प्रक्रिया है। लाइक देखिए मूवेबल टाइप कैसी होती है। हमने सिर्फ ये 4 वुडन ब्लॉक ले लिए, 4 और 5। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टडी स्टडी। ठीक है, अब पर्टिकुलर हमने इस ब्लॉक को उठाया, उठाने के बाद यहाँ पे रख सकते हैं, दैट मीन्स मूव कर सकते हैं। हमने यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे रख दिया, इसे मूव कर दिया। तो मूवेबल टाइप ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली मूव हो सकता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मूवेबल टाइप में टाइप फेज, मूव, कट या पेस्ट। कट पेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। मूव हो सकता है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ से मूव करके यहाँ ले आई हूँ, लेकिन कट पेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, वो कोलाज वगैरह में होता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल रॉन्ग है। रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि मूवेबल टाइप पुनर्सृजन करने के प्रयोजन से टाइपोग्राफी की मुद्रित करने की प्रणाली है। दूसरा बिल्कुल सही है, टाइपोग्राफी की मुद्रित करने की ये प्रणाली है। सो राइट आंसर इज ए रॉन्ग है लेकिन बी राइट है। ए गलत है किंतु आर सही है। क्लियर। अब मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किसने किया? तो देखिए 1040 में पेई सेंग ने। पेई सेंग ने कब किया? 1040 में। मिट्टी के मूवेबल टाइप का। कौन से मूवेबल टाइप? मिट्टी के मूवेबल टाइप। उसके बाद 1040 में मिट्टी के मूवेबल टाइप का पे सेंग ने इन्वेंशन किया और 1450 एडी में 1450 एडी में मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग, ये दोनों आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी जेआरएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। और आपको ये भी समझ आ गया कि बी कैसे राइट हुआ। हमने ये डायग्राम बना के बताने की कोशिश की है। होप सो आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजप्शन में पूछा जा रहा है कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रित का प्रसार हो गया था, जबकि चाइना लोगोग्राम्स का भी प्रयोग किया गया था। जिसमें चाइना लोगोग्राम्स का भी यूज किया गया था। ठीक है, और रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि इस टेक्निक का प्रयोग वियतनाम में भी किया जाता था, जिसमें अनेक अन्य लिपियों का भी उपयोग किया जाता था।
सो बोथ आंसर आर, बोथ अजप्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों गलत है। कैसे गलत है? देखिए, कोरिया और जापान में पहले मुद्रा प्रसार हो गया था? नहीं, सबसे पहले तो 220 में शुरू हुआ था चाइना में। सबसे पहले तो चाइना में ही शुरू हुआ है 220 में। इस टेक्निक का प्रयोग विज्ञान वगैरह में किया गया था, लिपियों का, तो दोनों ही रॉन्ग है। बुक जैकेट में सेल्फ आकर्षण होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि पुस्तक विशेष में पर्यवेक्षक की दृष्टि को पकड़ने की विशेषता होनी चाहिए। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। एक पोस्टर अन्य दूसरे पोस्टर के साथ देखा जाता है, अतः उसमें उद्देश्य और संदेश की स्पष्ट नहीं होती है। मतलब एक पोस्टर है, एक पोस्टर, बेसिकली ये पोस्टर है, एक पोस्टर दूसरे पोस्टर के साथ देखा जा सकता है, अजप्शन में कहा जा रहा है, रीजन में कहा जा रहा है अतः उसमें उद्देश्य और संदेश का स्पष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा उद्देश्य और संदेश का स्पष्ट? पोस्टर में तो होता ही है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। अच्छा, एक बात और बताऊं, वैसे तो देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा अप्लाई नहीं कीजिएगा, लेकिन हमने शुरू में ऐसा किया था ना कि अजप्शन और रीजन जब नहीं का बात आ जाए, दैट मीन्स वो वाले क्वेश्चंस को डेफिनेटली ही रॉन्ग कर देना है। मतलब मैंने अपना एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था, ऐसा होता नहीं है, मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा, फिर आंसर को टच कीजिएगा। 52 क्वेश्चन नंबर है, अजप्शन में कहा जा रहा था फ्रांसिस बेकन पिकासो से प्रभावित एक स्वपठित चित्रकार थे। रीजन में है 1944 से पूर्व के उनके निरंतर कार्य को विकृत और क्षीण रूप में नहीं देखा जाता है। तो देखिए यहाँ भी नहीं की बात आ गई, तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर सही नहीं है। हॉट एंड कोल्ड प्रेसेड कागज दोनों का उपयोग पानी के रंगों के लिए नहीं किया जाता है। पानी के रंगों के उपयुक्त के लिए एक सुदृढ़ बुनावटी कागज बहुत उपयोगी होता है। हॉट एंड कोल्ड प्रेस्ड में पूछा जा रहा है कि कागज दोनों का उपयोग पानी के रंगों में नहीं किया जाता है। नहीं के बारे में देखिए यहाँ भी बात हो गई, दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग है। ए रॉन्ग है बट आर करेक्ट है। ठीक है, ए सही नहीं है किंतु आर सही है। अजप्शन में दिया गया है कि आला प्राइमा का प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है और इस पद्धति के महान कलाकार वैन गॉग ने प्रतिपालन किया। रीजन में पूछा जा रहा है कि आला प्राइमा चित्रकारी जो आम तौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होती है। देखिए आला प्राइमा बेसिकली क्या होता है, एक ही बार में कैनवस को कंप्लीट कर देना। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण हो जाती है। और ये अपारदर्शी रंगों का उपयोग होता है। देखिए अपारदर्शी रंगों का उपयोग जरूर होता है, लेकिन वो एक ही टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग को कंप्लीट कर दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर सही नहीं है। आर सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि अला प्राइमा जो है वो आमतौर पर चित्रकारी के सत्र नहीं है, तो आमतौर पे कंप्लीट हो जाता है, किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है पूर्ण नहीं किया जाता है। इवन आप लोगों ने आला प्राइमा यूज भी किए होंगे, एक ही बार में पेंटिंग को कैनवस पे पेंटिंग लगा देना, दैट इज कॉल्ड इट आला प्राइमा। चलिए क्वेश्चन 55 देखिए, नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। रीजन में पूछा जा रहा है कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ए और आर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। दोनों सही कैसे हो गया? तो देखिए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की ग्रंथ है। पूछा जाता है कि किसकी है, तो भरत मुनि की। इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में पहली शताब्दी की है। इसमें 8 रसास को बताया गया, 8 रस को, ये भी आपको याद रखना है। रंगमंच के बारे में बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। अजप्शन में पूछा जा रहा है, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है। रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि प्रकृति से प्रेरित होती है, जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमा पर आधारित है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। प्लेटो का मानना है कि कला जो है वो वास्तविकता से 3 बार अलग है। 3 बार अलग है नहीं, मतलब 3 गुनी दूरी पर है, इन्होंने ये कहा था। कैसे? तो देखिए, प्लेटो ने थ्योरी दी थी, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कला नकल की नकल है। दैट मीन्स गॉड ने नेचर को क्रिएट किया, नेचर दैट मीन्स ट्री को। फिर इस ट्री का एक चेयर बनाया जाता है, आर्टिस्ट इसका मतलब चेयर कारपेंटर बनाते हैं, फिर इस चेयर को आर्टिस्ट अपने कॉम्पोजिशन में यूज करते हैं। तो उनका कहना था कि कला नकल की नकल है, तो वो सत्य से 3 गुनी दूरी पर है, ना कि बार अलग है। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है। एजप्शन में पूछा जा रहा है कि भारतीय लघु चित्र पेंटिंग में राग और रागिनियों को पुरुष और महिला के संगीतबद्ध स्वरूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहे हैं और रागिनियों की महिला प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रही हैं। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। कैसे ए सही हो गया? क्योंकि भारतीय लघु चित्रों में राग रागिनियों का पुरुष महिला के संगीतबद्ध स्वरूपों का वर्गीकृत किया गया है, और दूसरे में कहा जा रहा है कि रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहा है, रागिनियों की महिला प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजप्शन में कहा जा रहा है, मध्यकाल की आरंभिक अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सभी धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ था। मध्यकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, रीजन राजनीतिक संपर्क, समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक तथा शिक्षा संबंधी कार्यकलापों कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप भारत की कला, संस्कृति और उसके साहित्य का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। सो यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है ए कंप्लीटली रॉन्ग है और बी करेक्ट है, सॉरी आर करेक्ट है। assumption is wrong and reason is right। ठीक है, assumption में कहा जा रहा है कि पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया था। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रीजन पालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण तथा इंद्रिय चित्रण की प्रमुख भूमिका रही थी। ए सही है, ठीक है, ए सही है किंतु आर भी सही है। सो बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, सारनाथ के सिंह स्तंभों के बारे में बात हो रही है कि सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्तरीय अश्व की अभिव्यक्ति होती है। करेक्ट है ये अजप्शन। रीजन देखिए, सिंह शीर्ष धम्म तथा संघ
के प्रतीक हैं तथा लक्षणिक रूप से शाक्य मुनि एवं अशोक दोनों ही का चक्रवर्ती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता तथा शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्यक्त है। सो राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। एक बार इसके जो है लाइक अशोका पिलर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनल एम्बलम कहा जाता है। चलिए, सारनाथ में एग्जिबिट है। लॉयन कैपिटल के बारे में इसका डायरेक्शंस वगैरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्री वर्हल बिलोंग करते हैं लाइक पॉप आर्टिस्ट हैं और इन्होंने काम किया था सिल्क स्क्रीन में। हॉक्यूसाई ने वुडकट में काम किया है। चाइना से बिलोंग करते हैं फ्रांसिस दी गोया, रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट है, इन्हें संधि कलाकार कहा जाता है। एक्वाटिंट में काम किए। तुलुज लोत्रे लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए बहुत फेमस है। सो राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन से बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत फेमस है नाइट डेथ एंड डेविल। अब आपको नाइट डेथ एंड डेविल का पिक्चर भी देखना है, ठीक है, इन फ्यूचर एग्जाम के लिए। पेंटिंग का पिक्चर देख लीजिएगा। फ्रांसिस दी गोया डिपास्चर ऑफ वॉर। रैम्ब्रा की बहुत फेमस है द थ्री क्रॉसेस। तुलुज लोत्रे मॉलिन राउच। सो राइट आंसर इज हियर डी। एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा ए। रैम्ब्रा बिलोंग करते हैं डच आर्टिस्ट हैं। तुलुज लोत्रे फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पैब्लो पिकासो स्पेनिश आर्टिस्ट हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन आर्टिस्ट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे आपको लगता है कि ये वाला हमें 100% पता है, पहले उसको टच कर लिया कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करना है। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एडवर्टाइजिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर इम्प्रेशन, प्रिंटिंग में आ जाएगा। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो राइट आंसर इज ए। यहाँ पर अरेंज करना है लाइक वार्म पृष्ठ किसे बोलते हैं? वार्म पृष्ठ बोलते हैं पुस्तक के बाएं पृष्ठ को। कहाँ गया? हाँ, पुस्तक के बाएं पृष्ठ को। पन्ना किसे बोलते हैं? पन्ना बोलेंगे पुस्तक के एक पृष्ठ को पन्ना कहेंगे। और दाहिना पृष्ठ से बोलेंगे दाहिना पृष्ठ, मतलब पुस्तक का दाहिना पृष्ठ, दाहिना। और फैला हुआ पृष्ठ बोलते हैं पुस्तक के सामने के पृष्ठ को। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बुक ड्रॉ किया, ये एक बुक है, ठीक है। और ये वार्म पृष्ठ किसे बोलेंगे? पुस्तक के बाएं पृष्ठ को। उसके बाद पन्ना किसे बोलेंगे? जो इस तरह से फैला हुआ होता है, ये पन्ना हो गया, ठीक है, ये पन्ना हो गया, ये वाला जो है ये पन्ना हो गया। उसके बाद दाहिना पृष्ठ किसे कहते हैं? दाहिना पृष्ठ, दैट मीन्स ये वाला एरिया दाहिना पृष्ठ हो गया, ठीक है। वो तो एज्यूम कीजिए कि अपने दाहिने हाथ का मतलब दाहिना पृष्ठ। और लास्ट है फैला हुआ, तो फैला हुआ ये जो बुक का जो ये एरिया है सामने का, ये वाले को फैला हुआ पृष्ठ बोलेंगे, मतलब पुस्तक के सामने के पृष्ठ को। पुस्तक का सामने का पृष्ठ ये है। क्लियर? आर्टिस्ट का बताना है कौन से मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सैल्वाडोर डाली स्पेनिश आर्टिस्ट हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन में इनका जन्म हुआ। क्लाउड मोनेट फ्रांस और जैक्सन पोलॉक यूएसए अमेरिका। देखिए थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, लाइक इनकी जॉन कॉन्स्टेबल की मैं दो पेंटिंग बता रही हूँ, अब उसका पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। एक है द धाम मील, द धाम मील, और दूसरी है द हाईवैन।
हाई वैन का ज़रूर देखिएगा, उस कलर्स में है, लाइक बर्न साइनर येलो ऑकर के कलर्स में बनाई गई है, लैंडस्केप है। सेकंड है सैल्वडर डाली। सैल्वडर डाली स्पेनिश आर्टिस्ट, इनकी 3 बहुत फेमस पेंटिंग है। पहली है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है। दूसरी पेंटिंग इनकी बहुत फेमस है, उसका नेम है मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच, एक वॉच है, इस तरह से मेल्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। और तीसरी इनकी पेंटिंग है बर्निंग जिराफ। बर्निंग जिराफ, ये तीनों पेंटिंग का पिक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लाउड मॉनेट। क्लाउड मॉनेट की वाटर लिली हो गई, काफी इनकी फेमस पेंटिंग रही है। क्लाउड मॉनेट बेसिकली बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एंड जैक्सन पोलॉक क्यों फेमस रहते थे, ये ड्रिप आर्ट के लिए बहुत फेमस है, ड्रिप आर्ट के लिए। और ड्रिप आर्ट होती क्या है, लाइक छिड़क फैला के स्प्रेड करके पेंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एट ड्रिप आर्ट। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुबोध गुप्ता, ही वॉज अ फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, ठीक है। इनका इंस्टॉलेशन जरूर देखिएगा, और सारे इंस्टॉलेशन बेसिकली यूटेंसिल्स में काम करते हैं। राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट है, बनारस घाट सीरीज इन्होंने रेडी किया। विकोस भट्टाचार्य सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, भारत के सरेलिस्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इनके ये डॉल सीरीज बहुत फेमस है, डॉल सीरीज का पिक्चर जरूर देख लिएगा। इवन डॉल सीरीज में एक छोटी सी प्यारी सी डॉल साइड में एक बॉक्स टाइप का कुछ ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर डॉल रखी हुई है, मतलब बड़े प्यारे सा कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक में, ठीक है। एंड तैयब मेहता की है ब्लू डायगनल सीरीज। ये जितने भी पेंटिंग दिए हुए इसके पिक्चर्स मे बी इन फ्यूचर एग्जाम में पिक्चर दे दिया जाए, पूछ लिया जाए किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही थी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। डेथ ऑफ बुद्धा। डेथ ऑफ बुद्धा बहुत फेमस पेंटिंग था, आर्टिस्ट शारदा चरणोकील। डेथ ऑफ द स्वायल, रविशंकर रावल। एट ए टेम्पल इन बाली, धीरेन्द्र देव बर्मन। भारत कैरिंग, रामाज सैंडल, कृपाल सिंह। So here the right answer is B. क्वेश्चन नंबर 70। देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और उसके बाद इनको धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा, ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन मतलब सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। बुद्ध की कुशीनगर में दाहिने ओर लेटी हुई बहुत बड़ी मूर्ति भी है ना, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। और अभी निष्प्रमाण क्या होता है, तो ये इनका कपिल वस्तु में हुआ था। क्लियर। एक बार और देख लीजिए, बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, धर्मचक्रवर्त प्रवर्तक ऋषिपत्तन में, और अभी निष्प्रमाण कपिल वस्तु। सो हियर द राइट आंसर इज सी। ओके। मंसूर की बहुत फेमस पेंटिंग कौन सी थी, मंसूर। मंसूर बेसिकली बिलोंग करते हैं जहांगीर एज से, मुगल एज के जहांगीर टाइम ड्यूरेशन के फेमस आर्टिस्ट हैं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार मंसूर इनको कहते थे। अबुल हसन को प्रिय कलाकार कहते थे, और मंसूर को सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार। बर्ड्स के लिए फेमस थे बेसिकली, इन्होंने पक्षियों के पिक्चर्स बहुत, इनकी बाज पक्षी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जेब्रा इनकी एबी सीनियन, ये है ना एबी सीनियन जेब्रा पेंटिंग मंसूर की है। और नेक्स्ट है बसावन। बसावन बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे थे अकबर टाइम ड्यूरेशन में, इनकी फेमस पेंटिंग थी बसावन की अकबर की हवाई हाथी की साहसी पेंटिंग। अब्दुल समद, अब्दुल समद भी
1955 ईस्वी में भारत, सॉरी 1900 बोल रही है, 1555 ईस्वी में भारत आए थे शाहतमार के दरबार से। और इनकी अब्दुल समद की फेमस पेंटिंग थी हमजा नामा में इन्होंने काम किया है। अविचित्र जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग विचित्र की थी। रानी के बाव कहाँ पर है? पाटन में है। चार मीनार हैदराबाद में है। सिकंदर लोदी का मकबरा है दिल्ली में। महमूद गवा का मदरसा है बीदर में। देखिए ये आपका स्कोरिंग मार्क्स है, इसको बहुत अच्छे से आप एकदम स्ट्रांगली रेडी करके जाइएगा जो आपका पेपर देने, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे। अग्नि, अग्नि का अग्नि का राइट आंसर हो जाएगा मेष। वरुण का मकर। बृहस्पति हंस। शुक्र मेढक। ठीक है, सो हियर द राइट आंसर इज ए। अरेंज करना है लाइक लकड़ी इंटाशिया। पत्थर रिवी रिलीवो शिए सीटो। धातु, धातु में क्या करते हैं? धातु में ढलाई करते हैं, दैट मीन्स सेरा पैर दो। मिट्टी फायरिंग, क्ले में फायरिंग करते हैं। ठीक है, डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। लॉयन कैपिटल सारनाथ संग्रहालय में है। दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय। बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन। डांसिंग गर्ल का साइज आपको याद रखना है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। और डांसिंग गर्ल कहाँ पर है एट द प्रेजेंट टाइम? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ब्रॉन्ज में बनाई गई है, ब्रॉन्ज में। और फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक कही जाती है डांसिंग गर्ल। ठीक है, अब मिली कहाँ से है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मोहनजोदड़ो से। लॉयन कैपिटल सारनाथ में, इसके बारे में सबके बारे में आपको डिटेल में एक बार इसका पिक्चर भी जरूर देख लेना है। ठीक है, सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं तो सोची थी 100 क्वेश्चंस होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।